साथियों, आज हम लोग हमारे टॉपिक चल रहा था भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। इसमें हम लोग बात करेंगे। इसमें आपके दो आर्टिकल है, आपके आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। हम लोग पहले बात करते हैं आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में बोला गया है मानव को दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। तो इसको हम लोग डिटेल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बलात् श्रम। बलात् श्रम क्या है? मानी किसी से आप जबरन काम नहीं करा सकते। मानी फॉर एग्जाम्पल रमेश नाम का एक व्यक्ति है और उससे आप कहें कि नहीं आपको हमारे यहाँ पे काम करना ही पड़ेगा और जबरदस्ती उसको अपने यहाँ पे काम करा रहे हैं, या फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा व्यक्ति उसको तुम पकड़ लाए कहीं और अगर उसको जबरदस्ती काम करा रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? बलात् श्रम कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बंधुआ मजदूरी। आप लोगों ने 90s की मूवी देखी होगी मिथुन दा की, उसमें आपने देखा उनके जो पिताजी यहाँ पे बंधुआ मजदूरी के रूप पे काम करते हैं। या दूसरे एग्जाम्पल बताना चाहे, मानी फॉर एग्जाम्पल ये रमेश का एग्जाम्पल लेते हैं। रमेश ने किसी साहूकार से 1 लाख रुपए लिए। अब वो अगर 1 लाख रुपए ना चुका पाए तो फिर क्या करेंगे? उनके यहाँ पे बंधुआ मजदूरी करेंगे। और आपने उन मूवियों में देखा होगा कि वो तो करते थे, साथ में उसका जो पुत्र होगा, सन होगा, वो भी उनके यहाँ पे क्या करेगा? बंधुआ मजदूरी करेगा। कहने का मतलब क्या, अगर इसको पैसे नहीं रिवर्ट कर पाए तो क्या करेंगे? बंधुआ मजदूरी। मानी क्या कर लिया? उनको अबंडन कर लिया, रोक के रख लिया, अपने यहाँ पे काम करेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बंधुआ मजदूरी। फिर बात करते हैं दास प्रथा। आप लोगों ने मूवी देखी होगी। दास प्रथा क्या? एक रानी है, उनके पास में हजारों दासियां हैं, या कोई आपके राजा है, उनके आपके हजारों दास हैं। आज की प्रक्रिया में जब से हमारा देश आजाद हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ, दास प्रथा को पूर्णतया बैन कर दिया गया आपका। चाहे वो कोई शासक प्रक्रिया हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो, दास प्रथा को पूरा खत्म कर दिया गया। बात करते हैं मनुष्य बिक्री। इस पे आप सरकार का खास जोर है। आपकी मनुष्य बिक्री मानी मनुष्य की खरीद फरोख्त करना, मानी बच्चों की खरीद फरोख्त करना, स्त्रियों की खरीद फरोख्त करना। हम बताना चाहेंगे एक डाटा है आपका, उसमें आपको जो इंडिया है, इंडिया में आपने एक चीज देखा होगा, कुछ दिन पहले ट्रेंड में चल रहा था कि बच्चों को घर से पकड़ के ले जा रहे थे या गांव से पकड़ के ले जा रहे हैं। या आप आरटीआई द्वारा मालूम कर सकते हैं, अपने क्षेत्र में मालूम कीजिएगा आरटीआई द्वारा कि आपके क्षेत्र में कितनी महिलाएं, फीमेल, खासकर जो आपकी बच्चियां हैं, मानी जिनकी एज है आपकी 5 से लेके 11 साल तक की जो लड़कियां हैं, उनको मैक्सिमम क्या किया जा रहा है? किडनैप किया जा रहा है और फिर क्या करते हैं? उनको फॉर्म में सप्लाई करते हैं आपका। तो इस चीज पे साफ साफ बैन कर दिया गया। दूसरा, आप ये नहीं कर सकते कि हमारे पास में 20 लोग हैं, हम 20 लोग आपको भेज देते हैं कि ले जाओ ये 20 लोगों को और उसके बदले हमें पैसा दे दो। तो ऐसे किसी भी काम पे सरकार और व्यक्ति दोनों पर रोक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अनैतिक व्यापार, जिसको हम लोग समझा चुके हैं। अब फिर बात करते हैं बेगारी। बेगारी मतलब क्या है? मानी फॉर एग्जाम्पल एक काम करने के लिए, मानी फॉर एग्जाम्पल एक वर्कर है, वर्कर के काम करने के लिए एक दिन की सैलरी कितनी है? 500, और उसको केवल आप 10 रुपए में काम करा रहे हो, उसका मतलब क्या? बेगारी। या दूसरी चीज, उसको रुपए दो ही मत, फ्री में काम कराओ। तो इस पे सरकार का पूर्णतया बैन है और कोई व्यक्ति भी ऐसा नहीं कर सकता। दोनों पे ही आपका बैन है। लेकिन अगर बात करना चाहिए, कुछ आपके अपवाद हैं जो आर्टिकल 23 के हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य करना चाहता है, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे कोई व्यक्ति कार्य करने आता है, 12 घंटे काम करता है, उसमें 12 घंटे की सैलरी प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन अगर वो चाहे स्वेच्छा से नहीं कि हम 1 घंटे और तुम्हारे यहाँ पे काम करेंगे या 2 घंटे और काम करेंगे, तो ऐसे काम को आर्टिकल 23 के अंतर्गत प्रतिबंधित नहीं किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आपातकाल। अगर देश में आपका आपातकाल लग जाए और ऐसी स्थिति में सरकार व्यक्तियों से क्या करवा सकती है? कार्य करवा सकती है। मानी फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं कि आप जहां के निवासी हैं वहां पे बाढ़ आ जाए, ठीक है, अब बाढ़ आ जाए, आपातकाल की सिचुएशन क्रिएट होगी, तो युवाओं से वहां पे काम लिया जा सकता है। आपने फंडामेंटल ड्यूटीज में भी इसको देखा होगा। अब बात करते हैं दंड स्वरूप कार्य। फॉर एग्जाम्पल कोई रमेश नाम का व्यक्ति था और उसने क्या किया? मानी किसी को साथ में कोई दंडिक कार्य किया और न्यायालय ने उसको 10 साल की बामुशक्कत सजा सुनाई, और उसमें जो कार्य करेगा वो कार्य को आर्टिकल 23 से बाहर रखा गया है। कोई भी दंड स्वरूप जो कार्य है आपका, वो आपका आर्टिकल 23 से बाहर है। फिर बात करेंगे राष्ट्रहित में। कोई ऐसा कार्य जो राष्ट्रहित में है, अगर आप उसमें करते हैं तो उसको भी आर्टिकल 23 से बाहर रखा गया है। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 23 का प्रतिबंध किन किन लोगों पर है। तो आर्टिकल 23 के जो सेंसेस लगे हैं 2 लोगों पर। राज्य आर्टिकल 23 के जो हम लोगों ने प्रावधानों पढ़ा, ए से लेके एफ तक, इन पे क्या नहीं कर सकता है? जबरन काम नहीं करा सकता है या ये कार्य नहीं कर सकता है। और कोई व्यक्ति, दोनों पे क्या है? आपका प्रतिबंध है। अब यहाँ पे कुछ नॉर्मल चीजें देख लेते हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जा सके। इससे कुछ संबंध आपके एक्ट है। एक आपका एक्ट है बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976। दूसरा है आपका वुमेन एंड चाइल्ड
इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1986, ये आपके इससे दो संबंधित आपके एक्ट है जो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। एक बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट केस है आपका दीना बनाम भारत संघ। इसमें क्या किया गया, पहले क्या था, अगर कोई भी व्यक्ति आपको मानी कैदी बना लिया गया और उसको जेल के अंदर काम कराया जा रहा था तो उसको पैसा नहीं मिलता था। लेकिन एक आपका केस आया दीना बनाम भारत संघ, इसमें क्या कर दिया, जो कैदी है, कैदी जो वहां पे काम करेगा उसको कुछ क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो ध्यान रखिए इसको कब कंफर्म किया गया, किस केस में, तो दीना बनाम भारत संघ में कंफर्म किया गया कि कोई भी अगर आपका कैदी है तो उस कैदी को जो वो कार्य करेगा तो उसको एक वेतन स्वरूप में उसको पैसा दिया जाएगा, या उसकी श्रमिक रूप में जो उसकी श्रमिकता की गई है उसका पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। तो आर्टिकल 23 के हमने प्रत्येक बिंदुओं पे बात कर ली है। ये जो दीना बनाम भारत संघ केस है ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ग्रुप ए यूपीएससी या पीसीएस लेवल के एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 24 की। बात करते हैं आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में बोला गया बलात् श्रम पर निषेध। जो बच्चे हैं, बच्चे कौन, जो आपके 14 साल तक के बालक हैं आपके, उनके काम पर निषेध किया गया। क्यों निषेध किया गया, इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोगों ने एक आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A में बोला गया राइट टू एजुकेशन, माने जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं आपके लिए, उसके अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। अब यहाँ पे इस चीज़ से जुड़ी आपकी रिलेट चीज़ है आपकी, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है जरा बात करते हैं इस पर। सबसे बोला जो बाल श्रम पर प्रतिबंध, मानी जिनकी भी आयु आपकी 14 साल से कम है उन पे ये बोला गया कि कोई भी आपको खतरनाक काम, इसमें आपकी फैक्ट्री हो गई, कोई भी आपकी XYZ जो फैक्ट्रीज हैं आपकी जो खतरनाक है उस पर क्या नहीं, उसमें काम नहीं करेंगे। और जो माइन आपकी जो खदान है, खदान में क्या है आपके, खदान में काम नहीं करेंगे। अच्छा कि यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, जो खदान होती है, खदान में काम करने का प्रमुख प्रतिबंधित वजह क्या है, रीजन क्या है। माइन जो आपकी होती है, माइन में आपका ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट क्यों हो जाता है, आपकी इसमें एक आपकी गैस पाई जाती है CH4, इसकी वजह से आपकी जो मीथेन गैस होती है इसमें ब्लास्ट हो जाता है, जैसे ऑक्सीजन के पास में आती है। तो एक प्रमुख रीजन ये है। और दूसरा, कोई भी आपका ऐसा खतरनाक काम जिसमें आप पे क्या है, जिसमें आपको खतरा उत्पन्न हो सकता है, उस पर क्या बोला गया, आपका प्रतिबंध बोला गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं और बात कर लेते, जैसे आपका जिम हो गया आपका, अगर आप जिम में जाते हैं, जिम में बहुत साल ऑलरेडी वहाँ पे लिखा रहता है कि 14 साल से कम बच्चे के लिए आपके अलाउड नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे जो आपके क्या जिम्नास्टिक फॉर्म में जो काम करते हैं उनके लिए अप्लाई है, लेकिन वहाँ पे क्या आपका होता है, स्पेशल ट्रेनर के हिसाब से उसका काम होता है। ये जो आपका एक्ट आया बाल श्रम अधिनियम 1986 में बोला गया कि कोई भी आपकी फैक्ट्री है, मैं जो खतरनाक काम में आपका था, माइन हो गया या कोई भी आपके खतरनाक काम, उस पर साफ साफ यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया। ये आपका 1986 के एक्ट के तहत है। अब ये आपका 2006 में आपका एक्ट आया और उसमें ये स्पष्ट कर दिया गया, इन चीज़ों को छोड़ करके इसमें सीधा ही बोल दिया गया, मानी इन चीज़ों को तो मानी खत्म कर दिया, लेकिन साथ में ये बोल गया कि हमारे जो घर हैं, घर का काम हो या होटल का काम हो, ऐसे प्रत्येक काम में आप पे रोक लगा दी। लेकिन सामान्य तौर पर तुमने आज भी देखा होगा कि आज भी हमारे होटल्स हैं उसमें मैक्सिमम आपके छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, लेकिन रीजन के इसमें सरकार की कहीं ना कहीं आपकी नाकामी है। तो 2006 का जो अधिनियम था उसमें बोला गया चाहे आपका घर हो या होटल हो, दोनों जगह काम पर क्या लगाएगी, रोक। क्यों लगाएगी, अब अगर बच्चा घर में काम कर रहा है या होटल में काम कर रहा है तो फिर जो राइट टू एजुकेशन है, उसके जो शिक्षा का अधिकार है, उससे वो दूर हो जाएगा। दूर क्यों हो जाएगा उसको हम लोग आगे भी लोग बात करेंगे। तो फिर आपका आया 2016 में एक आपका फिर से एक्ट आया, उसमें बोला गया कि जो बच्चे हैं हमारे 14 साल से कम उम्र है उनको किसी भी उद्योग या व्यापार में नहीं लगाया जाएगा। सरकार ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि किसी प्रकार के चाहे उद्योग या व्यापार या कोई भी काम हो उसमें स्पष्ट रूप से मना किया गया कि इसमें उनको नहीं लगाया जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ ये बोला गया, जो आपका नियोक्ता है, मानी जो जॉब दे रहा, मानी फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मैंने किसी बच्चे को, मानी 14 साल से कम बच्चा, उसको अपने यहाँ पे काम पे लगा रखा है आपका, तो मैं या उसके माता पिता या दोनों, मानी अगर मैंने काम पे लगा रखा तो मैं भी दोषी हूं और उसके माता पिता जिसने काम पे भेजा दोनों ही दोषी हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति पाया जाता है तो पहली बार जो सजा का प्रावधान है बोला गया 6 महीने से 2 साल तक के लिए सजा का प्रावधान है और उन पर जुर्माना लगेगा 20,000 से 50,000 तक। अगर वो व्यक्ति दोबारा से फिर वही गलती करते हुए पाया गया तो जो सजा का प्रावधान है 1 साल से 3 साल तक है, जुर्माना वही है। और ये आपकी जो सजा होगी वो कठोर सजा होगी, सामान्य सजा नहीं होगी। अब बात करते हैं 2017 में इसके 1 साल बाद फिर से सरकार ने एक अधिसूचना जारी की और उसमें कुछ छूट दी। छूट क्या, जरा बात करते हैं। मानी जो घरेलू व्यवसाय है, मानी फॉर एग्जांपल घरेलू व्यवसाय क्या, जैसे हमारे यहाँ में मानी दुकान है, कोई परचून की दुकान में वहाँ पे बैठ जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ शर्तें रखी गई कि आप घरेलू काम करा सकते हैं। लेकिन शर्तें क्या है आपका, कि सबसे पहली चीज़ स्कूल के बाद, जो उसका स्कूल का टाइम है, स्कूल के टाइम के बाद में आपका क्या घरेलू काम करेगा और अधिकतम
3 घंटे कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जो बाल कलाकार होते हैं, जो मूवी में जो अपने बाल कलाकार काम करते हैं, जो थिएटर में जो बाल कलाकार काम करते हैं, उनका 5 घंटे का टाइम पीरियड बोला कि वो 5 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन स्कूल के बाद में। और यहाँ पे स्पेशल चीज़ बताना चाहेंगे आपको कि 5 घंटे का टाइम है, तो इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया कि पहली बार 3 घंटा, उसके बाद फिर ब्रेक होगा, फिर 2 घंटा। और इसमें एक आपका विशेष नियम और है, क्या है कि सुबह 8 बजे के बाद काम करेगा और शाम के 7 बजे से पहले, मानी 8 PM से 7 PM तक काम करेगा, मानी ये आपका टाइम पीरियड होगा। और इसमें साफ साफ बोला गया इसको जो स्कूल का टाइम है आपका, और मैक्सिमम 5 घंटे। और यहाँ पे एक विशेष चीज़ ये भी बनती है, अगर बाल कलाकार जो भी हैं आपके, वो जो काम करेंगे, तो जो भी आपकी नियोक्ता कंपनी है या जो भी थिएटर मालिक है, उसको मजिस्ट्रेट से क्या लेना पड़ेगा, परमिशन। और परमिशन प्रत्येक 6 मंथ में क्या कराना पड़ेगा, रिन्यू कराना पड़ेगा। तो इसकी बात करते हैं आपकी जो इसकी शर्तें थी। तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बनता है कि आपका ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है क्यों। तो सबसे पहली चीज हम लोगों ने पढ़ा था पहले एक आर्टिकल 21A, उसमें बोला गया था राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार दिया गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। अगर कोई व्यक्ति कि मानी 3 बच्चे हैं और वो एजुकेशन से उनको दूर रखता है, अगर कोई व्यक्ति शिक्षा से दूर है तो उसको सामान्य सी जानकारी भी नहीं होगी, और वो देश के जो हमारा कहने का मतलब जो वृद्धि है, देश जो डेवलप करेगा, उसमें कहीं ना कहीं वो बीच में एक कांटा बन के खड़ा रहेगा जो व्यक्ति शिक्षा से दूर है। तो सरकार के यहाँ पे साफ साफ कहना कि प्रत्येक बच्चे को आपकी क्या अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराई जाए। लेकिन अगर कोई बच्चा इन काम में संलग्न पाया गया या काम करता है, तो क्या वो एजुकेशन प्राप्त कर सकता है, नहीं कर सकता है। तुमने देखा होगा हमारे समाज के जो गरीब तबके के लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, काम में लगा देते हैं। अब वो जो काम कर रहे हैं, क्या एजुकेशन के टच में है, बिल्कुल नहीं है। और जब एजुकेशन के टच में नहीं है, तो देश के उत्थान में उनकी सहभागिता तो नहीं होगी, उसको डाउन में लेके जाएंगे। तो सरकार ने विशेष काम किया। अब यहाँ पर किसी बताना चाहेंगे, हम लोगों ने भी आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 का संपूर्ण अर्थ जब निकालेंगे तो हमें 2 आर्टिकल और पढ़ना है डीपीएसपी में, आर्टिकल 39A और आर्टिकल 39F। तब हम आर्टिकल 23 और 24 के दोनों के पूर्ण अर्थ को निकाल पाएंगे। और अगर पूछा जाए कि संपूर्ण रूप से आर्टिकल 23 और 24 को समझने के लिए किन किन आर्टिकलों की जरूरत होगी, तो सबसे पहले बताएंगे आपका आर्टिकल 21 है, 23 तो आपका है, 24 भी है आपका, फिर 39A है आपका, फिर 39F। इन आर्टिकलों का प्रयोग करके हम लोग आर्टिकल 23 और 24 को पूर्णतया समझ सकते हैं, जिसमें बोला गया आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें आपका आर्टिकल 24 में बोला गया बैन चाइल्ड लेबर, यानी चाइल्ड लेबर के लिए बैन किया गया है। तो आर्टिकल 23 और 24 जो आपका मौलिक अधिकार का भाग है, जिसमें बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसको हम लोगों ने समझा।